हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIB 19 की प्रिपरेशन चल रही है, जो कि पार्ट जिसमें 19 अपलोड हो चुके हैं और ये है 20 पार्ट। तो ये AIB 15 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, जो कि बेयर एक्ट के साथ में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, जहाँ तक बेयर एक्ट से मिल पाएंगे क्वेश्चन वहाँ तक बेयर एक्ट से, वैसे हम ऐसे ही आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो एक पार्ट जो AIB 12 वाला है वो अपलोड है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो पार्ट पड़े हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट MCQ हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे कि पता चले मुझे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षतिपूर्ति अनुबंध निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो हमें कीवर्ड्स पकड़ना है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति अनुबंध, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, मतलब दिया उसमें। तो इसको हम निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। तो इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा है, ए ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124, फिर बी है हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 67, और सी है हमारा 127। ठीक है, और डी हमारा है 128। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी बेयर एक्ट में देखना है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ उठाना है और उसमें से टिक भी कर लीजिए आप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है, आपको इंडेक्स पेज में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है, चैप्टर है हमारा 8, और जहाँ पे लिखा हुआ क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति के विषय में। तो ये देखिए 124 में दिया हुआ है, और अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। ठीक है, तो ये देखिए हमको इंडेक्स पेज पे ही मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए 124 दिया हुआ सेक्शन। तो आप अनुबंध और संविदा में खाली फर्क है, तो आप इंग्लिश को जब देखेंगे तो क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट आपके साथ में रहेगी तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 2 हमारा है, पीक बनाम गुजनी किस संदर्भ में संबंधित एक मामला है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड। जितने भी केस हैं, इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको आपको नोट करना होगा आपको। तो ये केस किससे संबंधित था? एक है जबरदस्ती का, धोखाधड़ी का, तथ्य की गलती, कानून की गलती। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था, ये 1873 का केस है, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो प्रमोटर होते हैं उन्होंने झूठी रिपोर्टें प्रस्तुत की थी, तो उससे संबंधित ये केस। तो इस केस में बहुत सिंपल सा दिया, जैसे धोखाधड़ी। तो इसमें आपको जैसे कहाँ का था ये केस, ये इंग्लैंड का था, इसका सन कौन सा, 1873 था। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट है, धोखाधड़ी से संबंधित केस ये है। क्वेश्चन हमारा है, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया? ठीक है, तो ए हमारा है नवजोत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018, बी है हमारा सुरेश कुमार कौशल बनाम नास संस्था 2010, सी नंबर का है नास संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली 2009, और डी ऑप्शन है अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002। ठीक है, तो ये केस सर किससे रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो पता चल गया क्योंकि यहाँ पे संविधान लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नवजोत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का केस है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में परिवर्तनकारी संवैधानिकता के सिद्धांत को लागू किया। ठीक है, तो ये केस था नवजोत सिंह जौहर मामला और VK पवित्रा का। ठीक है, जो अदालत ने आरक्षण अधिनियम के आधार पर पदोन्नति सरकारी सेवकों के लिए परिणामी वरिष्ठता के 2018 कर्नाटक विस्तार में बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक जाति आधारित असमानताओं को संबोधित करने में संविधान के परिवर्तनकारी मूल्य को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हुए ये केस किया था। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो? ठीक है, IPC के द्वारा। तो ये कौन कौन से अपराध होंगे जो लागू होंगे? तो ए हमारा है भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक। बी ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहां भी हो। और सी ऑप्शन है भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों
को निशाना बनाकर अपराध करता हो। ठीक है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो तीनों ऑप्शन इसमें राइट है, तो डी आंसर बिल्कुल राइट हमारा है। क्वेश्चन 5 हमारा है, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देख लेते, कृषि या बागवानी का तरीका, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन है सूचना की प्रस्तुति। सी ऑप्शन है एकीकृत परपया की स्थलाकृति। ठीक है, तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIVPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है। ठीक है, तो ए हमारा है GATT, बी हमारा है BIRPI, सी हमारा है TPRM और डी हमारा PCT। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हमारा, तो इसको देखो रिप्लेस किया गया था WIPO को, तो किस में रिप्लेस किया था, तो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, BIRPI को रिप्लेस किया गया था। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल हमारा राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां हमारा है, अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से है, जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। तो बी ऑप्शन है सरकार के ऐसे आदेशों पर दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में निजी संपत्ति से अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन दिख नहीं रहा और डी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर पर इंटरनेट समेत संचार पर रोक लगाई गई थी। तो ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 8 है, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1) और ए और 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा जस्टिस एस पुत्तास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है हमारा खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और सी ऑप्शन है गोविंदा बनाम राज्य मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है श्रेया सिंघाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो ये किससे रिलेटेड, 66, अगर कभी भी आ जाए इसको याद रखना कि 66 किससे, श्रेया सिंघाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। ऑप्शन ए हमारा 2, 3, 5 और 9। तो हम अपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो इसमें 145(3) के अकॉर्डिंग न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर किस केस से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है MC मेहता का, ये बहुत रिपीट होता है। तो इसमें क्या हुआ था, ऑलिव गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो गैस फटने के कारण, तो ये MC मेहता का केस है, इसको बहुत याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस हमारा है AK कृपाल बनाम भारत संघ संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये है पूर्वाग्रह की संभावना से संबंधित केस है। AK कृपाल केस उन निर्णयों में से एक है जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्पक्ष निर्णय न कि न्यायिक कार्यों तक सीमित है बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी सीमित है। तो इस मामले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के मुद्दे पर एक अनिवार्य आदेश किया गया था। ठीक है, इस केस में ये दिया, तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पूर्वाग्रह की संभावना। क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जाता है। तो ए हमारा अधिकातीत का सिद्धांत, बी हमारा मालाफाइड, सी हमारा न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रत्यायोजन विधान का न्यायिक नियंत्रण किस पे रहता है, किस आधार पर, ये तीनों के A B C तीनों ठीक है। ठीक है,
तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन हमारा, मिताछरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग मतलब धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई है? तो सेक्शन हमारा 6 है, 10 है, 11 है और 13 है। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट में देखेंगे यहाँ पे धारा 6 में कहाँ पे लिखा हुआ। तो ये देखिए इंडेक्स पेज में चैप्टर 2 है आपका और हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अंदर आके पेज नंबर 21 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर में सदायकी संपत्ति में हित का न्यायगमन, ठीक है। तो लिखा हुआ हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ पर और से मिताछरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में सदायकी की पुत्री। तो इस पे आप टिक कर लीजिए। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है आमान विवाह, बी हमारा आमान विवाह कई सारे, ठीक है, सी ऑप्शन है हिंदू विवाह की समारोह और डी ऑप्शन है हिंदू विवाह की शर्तें। तो ये आपको इंडेक्स पेज देखना होगा धारा 6 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको इंडेक्स पेज में ही मिल गया। देखो चैप्टर 2 है यहाँ पे और हिंदू विवाह की शर्तें, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह क्या होगा? वो मान होगा कि नहीं मान होगा? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, मान होगा, अमान होगा, व्यर्थ होगा, सिर्फ उत्तर भारत में मान होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, व्यर्थ होगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किसी भी धर्म के अनुसार नहीं की जा सकती है, इसलिए, ठीक है। इसमें धर्म की भी बात है और ये मामा का लड़का है, इसकी वजह से भी शादी ये क्या होगी, वॉइड होगी, मतलब व्यर्थ होगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 16 पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत निपटा है, तो ऑप्शन हमारे 9, 10, 11, 12। तो ये कौन सी धारा इसमें राइट है? तो इसके लिए सबसे पहले हम बेयर निकालेंगे सीपीसी की, ठीक है। तो इसमें देखो आपको इंडेक्स पेज पर ही मिल गया, लिखा पूर्व न्याय का सिद्धांत पार्ट है 1, तो ये सेक्शन 11 में आता है पूर्व न्याय का सिद्धांत, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। 17 हमारा सीपीसी की धारा 14 के तहत निपटा है, तो कौन सा निपटा है इसमें से? ए ऑप्शन है अधिकरणों के निर्णयों के रूप में अनुमान, बी ऑप्शन है विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान और सी ऑप्शन है निचली अदालत के निर्णय के रूप में अनुमान और डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में अनुमान। हमें सबसे पहले देखना है अपने चैप्टर 1 में सीपीसी के, तो यहीं पे इंडेक्स पेज में ही आपको मिल जाएगा। सेक्शन 14 में देखिए विदेशी निर्णयों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आप टिक कर लेना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानि बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है, बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है, तो ये मुकदमा कहाँ कर सकता है? ऑप्शन हमारा है केवल दिल्ली में, बी ऑप्शन है कोलकाता में और सी ऑप्शन है दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह पे और डी ऑप्शन है या तो दिल्ली या तो कोलकाता, मतलब कहीं भी कर सकता। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ये बेट में आपको नहीं दिया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये स्पष्टीकरण में आता है। क्वेश्चन हमारा है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये देखिए कौन सा है, ये हमारा सीआरपीसी का है ये क्वेश्चन। तो इसमें सेक्शन दिए, सेक्शन हमारा है 162, सेक्शन 164, सेक्शन है हमारा 163A और सेक्शन है हमारा 165। तो इसमें हम सीआरपीसी में देखेंगे, ये चैप्टर 12 में दिया हुआ है और यहाँ पे देखना 164 में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है संस्कृतियों और कथनों को अभिलेखित करना, और इधर इंग्लिश में भी देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो हमारा इंडेक्स पेज में ही देखो मिल गया है, तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? तो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत की जाती है। तो देखिए सेक्शन इसमें है, ये आपका सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं।
तो 83, 82, 85, 86, तो जिसका राइट आंसर है फरार व्यक्ति की कुर्की। तो आप इसमें आएंगे, चैप्टर है 6 और यहाँ पे देखेंगे उद्घोषणा और कुर्की। तो ये देखिए 83 में लिखा हुआ फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है? हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं 201, 204, 205, 200। तो इसमें से राइट ऑप्शन हम पहले देखेंगे बेयर एक्ट में कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बेयर एक्ट में 205 में दिया हुआ मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से विमुक्त दे सकता है। तो ये चैप्टर है 16। तो आज के MCQ इतने ही थे और नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।